दोस्तों हमारा आज कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, कंफर्टेबल क्वेश्चंस आए हैं, स्पेशली स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हैं। ठीक है, हाँ कई क्वेश्चंस में क्योंकि हमसे कई, जैसे मैं अगर बात करूं कैपिटल बजटिंग का, तो उसमें कई सारे हमसे मेथड्स जो है पूछे गए, तो टाइम कंज्यूमिंग कुछ क्वेश्चंस थे, बट ओवरऑल देखा जाए तो हाँ हमारा पेपर काफी कंफर्टेबल है। तो ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, मैं जानता हूं आपका नेक्स्ट पेपर भी है। एमसीक्यूज के आंसर पर जरा एक बारी हम नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि हमने सही करे हैं कि गलत करे हैं। और यस, आपको भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि हमने 15 में से कितने एमसीक्यूज सही करे। ओके, तो स्टूडेंट से मैंने अभी ये पेपर मंगवा लिया था, वन बाय वन देखते हैं। भाई के भी आंसर टिक लगे हुए हैं तो उनका भी चेक हो जाएगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था कि शेयर होल्डर वेल्थ क्या होती है। तो शेयर होल्डर वेल्थ हम जानते हैं सर, मार्केट में एक शेयर, जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसकी मार्केट वैल्यू कितने की एग्जिस्ट करती है। तो यस यहां पर जो आपका बी आंसर है, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ओन्ड मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। यस, अगर हम बात करें मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स जो है, अगर हम ये कर देते हैं तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन एक पर्टिकुलर फर्म का निकल जाता है। इंडिविजुअल शेयर की बात करोगे तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। सो बी इज आवर आंसर। उसके बाद आगे, अकॉर्डिंग टू हॉर्न एंड वॉजविक, द ग्रेटर द वेरिएबिलिटी इन रिटर्न द डैश द सिक्योरिटी इज सेड टू बी। इसमें राइटर का नाम कुछ नहीं करेगा, अंडरस्टैंडिंग में जो है सेंटेंस से निकाल दूंगा। एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी, एक पर्टिकुलर शेयर जितना ज्यादा वेरिएबल होगा, जितना ज्यादा उतार चढ़ाव उसमें देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं कल को उस ऐसी सिक्योरिटी में, ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पैसे डूबने की बहुत ज्यादा आशंका हो जाती है। तो डेफिनेटली यहां पर देखा जाए सेफ, लिक्विड, रिस्कियर, डिफॉल्ट, तो यस जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी उतना ज्यादा रिस्की हमारा बनेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के कंसर्न में भी हम इसको जज कर सकते हैं। आगे देखें, इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इज 4। ठीक है, साल में 4 बारी जो है इंटरेस्ट आपका कंपाउंड होता है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? सर सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा लेते हैं इफेक्टिव रेट का। क्या हो जाएगा सर, यहां पर अगर मैं देखूं 1 प्लस आर, आर कितना हो जाएगा हमारा, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब 4 बारी डिस्काउंटिंग हो रही है, उसकी कंपाउंडिंग हो रही है, तो 12% पर एनम है। अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करूं तो कितना आ गया, 3%, 0.03। ऑल राइट, और कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है सर, 4 बार हो रही है। सो 1.03 का 4 टाइम्स अगर हम करेंगे, कैलकुलेटर कहां गया जी हमारा, ये रहा। सो 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.03, ये हमारा हो जाता है यस 1.06 आ रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई करने पर, 3 बार और 4 बार। सो इट इज 1.1255। तो यस ये जो वैल्यू है, इतना टाइम्स हमें पैसा मिल जाएगा। सो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न हमारा 12.55 है। सही, भाई का भी बिल्कुल सही सही चल रहा है, बराबर। उसके बाद डैश रेफर्स टू द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, अगर यहां पर आ जाता है ऑब्वियसली तो फिस्कल पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, बैंक रेगुलेशन मायने नहीं रखता, दैट्स ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी हमारा। ठीक है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी। और ये भी ग्लोबल डिपॉजिटरी से बेसिकली नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करे जाते हैं, तो ये भी आपका आंसर यहां पर सही हुआ। मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ ये आ गया, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। वो कह रहे जी करंट रेशो जो है वो हमें 1.5 से 2 करनी है। सो करंट रेशो का फॉर्मूला इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आप इसको बढ़ाना चाहते हो, आप इसको इंप्रूव करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है या तो करंट एसेट बढ़नी चाहिए या करंट लायबिलिटी कम होनी चाहिए। या तो करंट एसेट को बढ़ाओ या करंट लायबिलिटी को कम करो। देख लो, डिलेइंग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, तो आउटस्टैंडिंग बनाओगे, ऐसे में करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, तो ये तो नहीं हो सकता। चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट अ हायर रेट फॉर प्लांट एंड मशीनरी, उसका यहां पे कोई लेना देना नहीं है। मेकिंग कैश पेमेंट्स टू क्रेडिटर, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर जब आप कर रहे हो तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी करंट लायबिलिटी कम होंगी, करंट लायबिलिटी कम होंगी, लेकिन उसी अमाउंट से करंट एसेट भी कम होगी। सो इट इज सिंपल मैथ्स। अगर ये 100/50 है, ऐसी रैंडमली अज्यूम कर रहा हूं, और ये तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और दोनों ऊपर नीचे, मैथ्स का खेल हो गया, इक्वल अमाउंट में रिड्यूस होंगी, तो ओवरऑल रिजल्ट मेरा जो भी आएगा वो इंक्रीज होगा। सो ऐसे सर्कमस्टांसेस में मेरी जो
करंट रेशो है वो इंप्रूव होगी। फिर भी एक बार और डीबी पढ़ लेते हैं, सेलिंग ऑब्सोलेट फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ऑफ द फर्म एट द कैश। तो इस सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो आंसर तो यार ये भी बन जाएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमारा कैश जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। बट ठीक है, ऑब्वियसली मेकिंग कैश पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, इसको हम बेहतर मानेंगे क्योंकि सिनेरियो की हमें अमाउंट नहीं दे रखा, बाकी चीजें हमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करी हुई है। ओके चलो जी, ओके आगे बढ़ते हैं, इस पर आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। सी पहले वाले का आंसर हम कंसिडर करेंगे, सी, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एमजे लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेयर यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास इतना है, टैक्स रेट 30% है, डिवेंचर मेरे पास 15% हो जाते हैं 3 लाख रुपए के हिसाब से। तो अगर मैं यहां पर अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला दोस्तों अप्लाई करूं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, सर इट इज इजी, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय मेरी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी मुझे पे करनी है। अब इंटरेस्ट तो क्लियर है सर, 3 लाख का 15% 45,000 रुपए मेरे को इंटरेस्ट देना, EBIT निकालना पड़ेगा। अब यहां पे अर्निंग, या आप कह लीजिए जो लिखा हुआ है उसी को हम लिख देते हैं, कहां गया, हाँ, नेट प्रॉफिट आपका आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर टैक्स भी लिख सकते हो, वो आपका आ जाता है 2,10,000 रुपए, 2,10,000 रुपए। ऑल राइट, अब इससे अगर मैं जाऊं वापस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालूं, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो कैसे निकलेगा सर, 2,10,000 आपका 30% कटने के बाद था, यानी कि 70% इनटू 100, तो ये टोटल कितना हो जाता है 3 लाख, ये 3 लाख हो गया। अब इसमें वापस से आप इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर दीजिए, इंटरेस्ट ऐड करेंगे 45,000 रुपीज, तो कितना हो गया 3,45,000। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 3,45,000 डिवाइडेड बाय मेरा इंटरेस्ट 45,000। सो लेट्स सॉल्व दिस, डिवाइडेड बाय 45, तो 7.666 मेरा आ रहा है यहां पे। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 7.67 है, दैट्स द सूटेबल आंसर, बी इज आवर आंसर। भाई का शायद ये गलत हुआ है, अगर उनकी वर्क, अगर उन्होंने मतलब ऐसी इसी को मैं अज्यूम करूं तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 8th पर आते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न, बड़ा सिंपल सा, CAPM निकालने का बड़ा सिंपल सा लिखा ही हुआ है सीधा सीधा यहाँ पे। भाई अगर मैं रेट निकालूं CAPM मॉडल से अपना, तो सर सिंपल, इट्स रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है, प्लस मार्केट प्रीमियम। मार्केट प्रीमियम कैसे निकलता है, जो आपका रिटर्न है किसका, सिक्योरिटी का, माइनस अगेन रिस्क फ्री रिटर्न, और उसको बीटा से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो ये मेरा 8 है रिस्क फ्री रिटर्न, मार्केट प्रीमियम बन जाएगा 12 माइनस 8 पोर्टफोलियो का आपका, बीटा 1.5 है, सो इट्स 8, 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाता है, सो 14, सीधा सीधा हमारा आंसर हो गया। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टैक्स एडजस्टमेंट। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर, इसका आंसर डी बैठेगा। आई डोंट नो ये ऊपर वाले के लिए भाई ने लगाया नहीं, डी बैठेगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हमें अगर फॉर्मूले देखें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में हमें इंटरेस्ट सेट करना पड़ता है। अगर मैं इरेडीमेबल का फॉर्मूला लगाऊं, इंटरेस्ट 1 - t डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ऑल राइट जी, डन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें, ध्यान दें, कार्तिक लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पे बैक पीरियड हमें दिया हुआ है 3.76। कोई पूछे पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर इट्स इजी। पे बैक पीरियड के डिटरमाइन करने के लिए जो हमारा एवरेज आपका क्या होता है, कैश फ्लो होता है, और उस इनिशियल कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हम डिवाइड करके निकालते हैं, एवरेज कैश फ्लो चाहिए होता है। उसके बाद डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हमारे पास 3.95 आ गया, उसमें सर और कुछ नहीं, नीचे डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाता है। अब यहां पर दोस्तों हमें अगली जो 30 दे रखी है वो है प्रेजेंट वैल्यू, इसको छोटा करेंगे, नहीं सही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना दे रखा है सर, ये 1583, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हो गई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना हुआ, 14 लाख, ठीक है। तो यही एक तरह से हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई, है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछा है।
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश आउटफ्लो। ओके, तो उसको सॉल्व कर देते हैं। पे बैक पीरियड का इसमें कोई यूज हुआ नहीं, क्योंकि और कुछ डिटेल हमें पे बैक पीरियड के बारे में दे भी नहीं रखी। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। कहां गया? हाँ, ये रहा आपका 1583892 डिवाइडेड बाय 14 लाख। तो यहां पे आप एक सेकंड, मैंने ज्यादा लगा दी क्या? ज्यादा, हाँ, सॉरी 1583892 डिवाइडेड बाय 14 लाख, तो 1.13 ये हमारा आंसर बैठेगा जी, आपका 1.13। ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ पे बैक रेसिप्रोकल का दो तरीके से फॉर्मूला हो जाता है निकालने का, कैलकुलेट करने का। एक तो पहले पे बैक पीरियड निकाल लो, चाहे तो पे बैक पीरियड वो कैसे निकलेगा हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। सर मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60 लाख रुपए की है, मेरा एवरेज कैश फ्लो एनुअल जो है आपका आफ्टर टैक्स वो 15 लाख रुपए का है पर एनम, तो कितना आ गया 4, और फिर 1/4 पे बैक रेसिप्रोकल 25%, ये आंसर आ जाएगा। या फिर यहीं पर इसी को भी उल्टा कर दिया जाता है कि आपका जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है डिवाइडेड बाय आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दोनों केस में 25% ही आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला हमारा ये बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये थोड़ा थ्योरेटिकल आ गया। इन डैश रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फिजिकल मूवमेंट, जब फिजिकल मूवमेंट यहां पे बता देता है ऑफ गुड्स एंड स्टॉक एंड देयर करंट बैलेंस। आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो देखो बनेगा नहीं, ठीक है, और एबीसी एनालिसिस हमें कौन से इंपॉर्टेंट है कैटेगरी वाइज एंड वैल्यू वाइज वो बताता है। ये भी सेम एफएसएन एक अलग तरीके वाला हो गया। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज आर राइट आंसर। ऑलराइट, उसके बाद आपसे बोला है 500 रिटेलर्स है बाजार में, वटेवर। ओके, कंपनी का कलेक्शन पीरियड 35 डेज है, इन्वेंट्री 15 दिन की है, ऑपरेटिंग साइकिल दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड 50, नथिंग इन दैट। और ये अपने बीडीए वाले सिंपल, दोनों आंसर ये सही है। इसमें ए हमारा आएगा, ठीक है, इसमें हमारा डाटा माइनिंग आपका आ जाता है। ठीक है, ऑलराइट। सो उम्मीद बताना जरा कितने आए आप लोगों के, कितने सही हुए कितने गलत हुए, प्लीज कंफर्म। ठीक है, लगभग मैंने सारे ही आपको सॉल्व करवा दिए, और इसमें ज़्यादा हमने इधर उधर नहीं, जो मॉड्यूल ने हमें फॉर्मूलेज वगैरह दिए हैं उसके हिसाब से मैंने इसको पूरा का पूरा सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले पेपर की तैयारी करिए। बाकी इसमें कोई भी डाउट क्वेरी होगा बताइएगा, आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए वो भी आप लोगों को बताना है। ओके, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। प्लीज टेक केयर।